नमस्कार मित्रों, परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। तो हमने इतिहास के 4 पार्ट पढ़ लिए थे और 5वां पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि समय का सदुपयोग करो। आपको परिष्कार क्लासेज ने कितनी ऑनलाइन क्लासों का आपने जैसे कहा वैसे आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो किसी व्यक्ति ने एक बात कही थी कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, जरा एक पत्थर तो फेंक के देखो, जरा एक पत्थर तो फेंक कर देखो। और मैं इसी बात के साथ आपको एक और कहता हूँ कि किसी अथर्ववेद में एक बात कही गई थी कि कोई भी जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध का सबसे पहले जो आरंभ है वो मनुष्य के मस्तिष्क से आरंभ होता है और उसके बाद में ये युद्ध मैदान में लड़ा जाता है। तो आपको सबसे पहले प्लानिंग या तैयारी के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा आप व्यूह रचना बनाएं और इस सफलता को प्राप्त करें। तो मैं आपको अब 5वां पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ऋग्वेदिक सभ्यता हमारे चल रही थी, तो ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तरवैदिक। वैदिक सभ्यता 2 टाइप्स थे, एक ऋग्वेदिक सभ्यता, एक उत्तरवैदिक। तो मैंने ऋग्वेदिक सभ्यता के उनके बारे में परिचय, उनका आर्य कहाँ के थे, आर्यों को लेकर विवाद हुआ या उनके किसने क्या बताया, कौन सा विद्वान ने क्या तर्क दिया। तो यहाँ तक मैंने राजनीतिक जीवन बता दिया था। ऋग्वेदिक में राजनीतिक जीवन चल रहा था। तो देखो, एक ध्यान में रखना, ऋग्वेदिक सभ्यता की जो कार्यावधि थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व थी। राजनीतिक जीवन में हम पढ़ रहे थे उस समय में, आपको पता है राजनीतिक व्यवस्था में ऋग्वेदिक सभ्यता में 2, जैसे एक कुरु और एक भरत, ये 2 मतलब वंश, कुरु और भरत 2 जनपद थे। अब प्रश्न आए कि उस समय में जन का उल्लेख मिलता था, कुरु और भरत का जनपद नहीं था। और 275 बार, एक ये चीज ध्यान में रखना है, जन शब्द का प्रयोग हमें कितनी बार प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है। कुरु और भरत, तो आपको ध्यान में रखना है, कुरु जो जनपद था, कुरु जनपद सरस्वती के तट पर विकसित था और इसी कुरु जनपद का एक बहुत प्रतापी शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था ग्रीक्स इसका प्रतापी शासक था। उसके बाद में यदि आपको ध्यान में रखना है भरत, तो भरत के राजा थे, आपको पता है, सुदास। उस समय में ऋग्वेदिक काल का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था सुदास। उस समय में जो भरत जो जनपद था, ये जनपद गंगा और सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। और भरत सुदास, तो आपको पता है उस समय में एक दिवोदास का राजा था। इसी दिवोदास ने एक संबर नाम के राजा को पराजित किया था और संबर राजा को पराजित किया, और संबर इस दिवोदास का जो पिता था वो था सुदास। तो आपको पता है सुदास ने और आर्यों और अनार्यों को लेकर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो ये 2 उस समय में जन सबसे इस्तेमाल हुए थे। उसके बाद में यदि इसकी मैं और आपको अच्छा जानकारी बताऊं कि ऋग्वेदिक सभ्यता में आपको ये तो था राजनीतिक जीवन, अब उसमें कुछ पद थे, आपको ध्यान में रखना। ऋग्वेदिक सभ्यता में कुछ अधिकारी थे। इन अधिकारियों को आपको पता है, मैं नाम बताऊं। सबसे पहला पुरोहित था। राजनीतिक पदों में सबसे बड़ा पद क्या था? पुरोहित, या ब्राह्मण कह दो, एक ही बात है। सबसे बड़ा कौन सा पद था? पुरोहित। पुरोहित क्या होता था? ये शिक्षक होता था, ये एक मित्र पथ प्रदर्शक होता था, ये एक मित्र होता था, उसको पुरोहित के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर जो पद था वो सेनानी था। ऋग्वेदिक सभ्यता में राजनीतिक जीवन में दूसरा पद कौन सा था? सेनानी। इसका काम था सेना की निगरानी रखना। तीसरा इसमें ग्रामणी, तीसरा पद कौन सा था? ग्रामणी था। तो आपको पता है गांव का प्रमुख होता था ग्रामणी। उसके बाद में सूत, ये रथ सेना का निगरानी रखने वाला होता था। तो इस प्रकार के राजनीतिक जीवन में इसके कुछ पदाधिकारी होते थे जिनको रत्नी के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? रत्नी। ये रत्नी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में राजनीतिक जीवन के बाद में हम आगे जाएं तो समाज, तो आपको समाज के बारे में पढ़ा। ऋग्वेदिक सभ्यता में समाज क्या था, तो आपको ये भी बहुत ध्यान में रखना है। ऋग्वेदिक समाज, आपको पता है कि वैदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक समाज आपको पता है पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर भी समाज के, यहाँ पर स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। इस समाज में मैंने आपको पहले बताया था, कुल का अधिकारी जो होता था वो कुलुप होता था। इसी कुलुप के द्वारा आपको पता है कि परिवार कुलुप में
जो बड़ा योग्य होता था उत्तराधिकारी, वो भी इसका परिवार का मुख्य होता था। उसके बाद में यदि मैंने आपको एक राजनीतिक इकाई बताई थी कि समाज में के द्वारा इस सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक संगठन आधार माना, उसके बाद में समाज में महिलाएं, तो आपको पता है ऋग्वैदिक काल में समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। महिलाएं स्वतंत्रता समारोह में भाग ले सकती थी। और उस समय में आपको मैंने एक बढ़ाया था कि विदत एक राजनीतिक संस्था होती थी, सबसे बड़ी प्राचीन संस्था होती थी। इसके दो टाइप्स होते थे, एक तो होता था सभा, आपको पता है क्या होता था, एक तो होता था सभा, एक होती थी समिति। तो मैंने आपको बताया सभा एक ये विदित ऋग्वैदिक सभ्यता में थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आती है विदित समाप्त हो जाती है। सभा और समिति ये लोप हो गई। सभा आपको पता है बड़े बुजुर्ग लोगों की होती थी, समिति में साधारण लोग के इसमें क्या ले सकते थे, काम ले सकते थे। उसके बाद में देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ऋग्वैदिक सभ्यता में महिलाओं को मैंने बारे में बताया कि महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी, बाल विवाह नहीं होता था। ऋग्वैदिक सभ्यता में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि बाल विवाह होता ही नहीं था। बाल विवाह 16 वर्ष या 17 वर्ष की उम्र में विवाह किया जाता था और ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा होती थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा, नियोग प्रथा। अब आपसे प्रश्न पूछे कि नियोग प्रथा क्या है। नियोग प्रथा वो होती थी जब पति की मृत्यु हो जाती थी, वो पत्नी अपने देवर के साथ विवाह कर लेती थी और उससे पुत्र प्राप्त कर लेती थी। उसको कौन सी प्रथा कहते थे, नियोग प्रथा। तो आपके ध्यान बाल विवाह उस समय में प्रचलन में नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था, नियोग प्रथा थी। और तलाक प्रथा उस समय में नहीं थी। अंतर्जातीय विवाह होता था, बहु विवाह होता था, लेकिन तलाक प्रथा और सती प्रथा का कहीं हमें क्या नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता। उसके बाद में यदि आप और मैं महिलाओं का नाम लूँ तो आपको पता है महिलाओं के, इसलिए आपको पता है ऋग्वैदिक काल में कुछ महिलाएं बहुत अपना नाम कमा लिया था या उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। जैसे मैं नाम लूँ घोषा, कोमा, अपाला, कोमा, लोपामुद्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोपामुद्रा। ये विदुषियां थी, ये वेदों को रचा करती थी। तो घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ये मैं नाम और लूँ विश्वआरा या विश्वपला, ये विदुषी महिलाएं थी जो वेदों को रचना करती थी। अब इसमें आपको और भी बढ़िया प्रश्न लिखना है कि इन महिलाओं ने इतिहास में अपना नाम कमा लिया था। जैसे मैं विश्वपला का नाम लूं तो एक जगह ऋग्वेद में कहा गया था, विश्वपला ने युद्ध करते हुए, ऋग्वेद में कहा गया था विश्वपला ने युद्ध करते हुए अपने पैरों को खो दिया था। तो इससे यह पता है कि योद्धाओं के रूप में ये महिलाएं प्रसिद्ध थी। या मुद्रालायनी नाम लूं, ये विश्वपला का नाम लूं, तो विश्वपला ने युद्ध में भाग लिया था और अपने एक पैर को उन्होंने खो दिया था। इससे प्रमाण होता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता में महिलाओं को क्या था, उच्च स्थान था। उसके बाद में यदि प्रश्न आ जाए कर, तो ऋग्वैदिक काल में एक ध्यान में रखना है, ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था बहुत प्रचलित थी लेकिन नियमित नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक काल में आते कर को नियमित बना दिया था। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं बलि, ऋग्वैदिक काल में बलि एक कर होता था। अब आपसे ये पूछेगा कि बलि क्या था। ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था प्रचलन में थी और कर कौन सा था, बलि। और बलि होता था वो कर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर, किसी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता था। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इससे मतलब महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं में अधिकार दिए हुए थे। वो स्वतंत्रता समारोह में क्या ले सकते थे, भाग ले सकते थे। वो कौन सा था, बलि था। उसके बाद में देखो आपके ध्यान में रखना है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसे भी आपको जिस तरह से प्रश्न बलि पूछ लिया या सामाजिक व्यवस्था पूछ ले या आपको पूछ ले व्यापार वाणिज्य। तो ऋग्वैदिक काल में आपको पता है व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छी तरह से प्रचलन में था। प्राचीन समय में आपको पता है यहाँ ऋग्वैदिक काल में सिंधु सभ्यता के लोग तो लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से क्या थे, परिचित थे। लेकिन एक ध्यान में रखना है, ऋग्वैदिक सभ्यता में लोग एक धातु से परिचित नहीं थे, चांदी से वो परिचित है, चांदी के बारे में नहीं जानते थे। उसके बाद में पूछे व्यापार वाणिज्य बहुत प्रचलन था। गाय उस समय में आपको पता है वस्तु विनिमय का माध्यम होती थी और गाय को अगान्य पशु, गाय को अगान्य कहा जाता था क्योंकि गाय मारने योग्य, गाय को नहीं मारा जाता था। उस समय में आपको ये भी ध्यान है कि उस समय में व्यापार वाणिज्य के रूप में जो सबसे बड़ा है आपको पता है एक पणी एक व्यापारी, जो व्यापारियों का जो एक मंडल होता था, जो व्यापारियों का बड़ा समूह होता, उसको किस नाम से जाना जाता, पणी। और एक श्रेष्ठी, ये व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। तो ये ऋग्वैदिक सभ्यता में व्यापार वाणिज्य था। उसके बाद में आपके ऋग्वैदिक सभ्यता में कुछ अधिकारी के नाम पूछ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, जैसे अक्षवाप, ये भी ध्यान में अक्षवाप, ये 2-3 पद ध्यान में रखने हैं, वही उत्तर वैदिक। अक्षवाप का मतलब क्या होता था, आय व्यय का निगरानी रखने वाला। अक्षवाप का क्या होता था, आय व्यय की निगरानी रखने वाला
निगरानी रखने वाला अधिकारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्स्वार आय व्यय की निगरानी रखने वाला। एक और आता था संग्रहिता। संग्रहिता बहुत शानदार क्वेश्चन है। संग्रहिता का मतलब होता था कोषाध्यक्ष। क्या होता था? कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष। उसके बाद में देखो ध्यान में और भी रखना है आपको किसके, इस यदि मैं यहाँ थोड़ा लिख लूँ, अक्स्वाप क्या था? आय व्यय का। संग्रहिता मतलब होता है कोषाध्यक्ष। यदि मैं इसको और बढ़िया तरीके से बताऊं तो आपको देखो ध्यान में रखना है, एक इस अक्स्वा आय व्यय का, संग्रहिता कोषाध्यक्ष। एक और था पालागल। पालागल। पालागल का मतलब होता था दूत के रूप में, पालकी से ढोने वाले जो पद होता था उसको क्या कहते थे? पालागल। उसके बाद में और भी आपको यदि पक्ष पूछे, अक्स्वाप मैंने आय व्यय का बताया, संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष बताया, पालागल। पालागल का मतलब दूत या पालकी ढोने वाला। और भी इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थमंत्री होता था उस समय में, अर्थमंत्री के रूप में भी कहा जाता था इसको, अर्थमंत्री होता था, जिसको इस तरह से ये पद थे। सेनानी सूत्रत के काम में काम आता था। इस तरह से मतलब महिष्मणि मतलब पटरानी, ये सारे ऋग्वेदी काल में क्या थे? एक राजनीतिक पद हुआ करते थे। उसके बाद में देखो ध्यान में रखना है, ऋग्वेदी काल में सबसे अच्छी बात कि ऋग्वेदी काल में लोहा प्रचलन में थे और घोड़े, यहाँ पर पशुपालन अच्छी व्यवस्था थी। अब आपसे पशुपालन के बारे में पूछे तो आपको बताए पशुपालन भी करते थे। घोड़ा इनका क्या था? प्रिय पशु था। और उस समय में ये व्यापार के माध्यम से या इनका उस समय, एक और ध्यान में रखना है, ऋग्वेदिक सभ्यता में लोग नमक के बारे में, ऋग्वेदिक में या ऋग्वेद में नमक का कहीं क्या नहीं मिलता? उल्लेख नहीं मिलता। और दो पशुओं का नाम नहीं मिलता, एक तो गेंडा और एक टाइगर, इन दोनों का इसका व्यापार पशुपालन में इसका, और बाकी भेड़ बकरी गाय ये सब पाला करते थे। इसलिए ऋग्वेदिक सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। अब उसके बाद में आपके जो टॉपिक आता है वो आता है, देखो, उत्तर वैदिक सभ्यता। इसमें बहुत शानदार टॉपिक है, आपको यहाँ से शानदार क्वेश्चनों को पुटअप करना है। उत्तर वैदिक सभ्यता तो थोड़ा ध्यान में देना है कि उत्तर वैदिक सभ्यता, तो मैं यहाँ थोड़ा आपको बताऊं, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आपको पता है उत्तर वैदिक सभ्यता को पूछे, उत्तर वैदिक सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था, ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य केंद्र था सरस्वती और गंगा तक के विस्तृत क्षेत्र, या हम इसको कहते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य जो केंद्र था मध्य देश था। क्या था? मध्य देश। मध्य देश में उत्तर वैदिक सभ्यता का विकसित हुआ था। और उत्तर वैदिक सभ्यता में आपको पता है सबसे टॉप ध्यान में रखना है, उत्तर वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब इसमें और भी ध्यान देना है, थोड़ा शानदार टॉपिक है। उत्तर वैदिक सभ्यता का आपको पता है किस तरह से उत्तर वैदिक सभ्यता को दूसरा लोह युगीन जनतंत्र के नाम से गार्डन चाइल्ड ने उत्तर वैदिक सभ्यता को, उत्तर वैदिक सभ्यता को लोही जनतांत्रिक सभ्यता कहा था। उत्तर वैदिक सभ्यता को लोहा युक्त जनतांत्रिक सभ्यता गार्डन चाइल्ड ने कहा था। अब आपसे उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद, तो उत्तर वैदिक सभ्यता मूल केंद्र मैंने बता दिया कि ये सरस्वती और गंगा यमुना तक विस्तृत थी, और या इसको मध्य देश का जो क्षेत्र था उत्तर वैदिक सभ्यता का था। अब ध्यान में रखना है, इसका सबसे पहले जो उदाहरण मिलता है वो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये आपको पता है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से ब्राह्मण? शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद दो प्रकार में था, एक कृष्ण यजुर्वेद था, एक शुक्ल यजुर्वेद था। तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसे एक कहा गया था कि उत्तर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो मध्य देश के आसपास में, इसका वर्णन हमें सतपथ ब्राह्मण, और सतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, विधेय माधव और राहुगुण, इन दोनों का वार्तालाप का वर्णन मिलता है, और पृथ्वी पर गिर जाता है और वो सदाग्रह गंडक नदी तक उसको जलाने के, अग्नि से जलाने के लिए वर्णन मिलता है। वो कौन सा ग्रंथ था? सतपथ ब्राह्मण। अब देखो उत्तर वैदिक काल में मतलब कृषि व्यापार में चेंज हो गया, व्यापार जटिलता आ गई। और अब एक सबसे बड़ा ये क्वेश्चन यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था, थोड़ा इसमें मैं पीछे का एक्सप्लेन कर दूं ना, ऋग्वेदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन मिलता था। तो आपको पता है ऋग्वेद में वर्ण मिलता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको पता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और एक अलग से ही ऋग्वेद में शूद्र शब्द का भी क्या मिलता है? उल्लेख। अब आपसे वो ऐसे भी ध्यान में रखना है कि मैं आगे लास्ट में वेक्स में कर दूंगा। उत्तर वैदिक सभ्यता का जो क्षेत्र था तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में टॉपिक आता है लोहा। तो ध्यान देना है, बहुत शानदार क्वेश्चन। उत्तर वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में लोहे का नाम आपको पता है किस नाम से? ऐश के नाम से संबोधित किया गया था। लेकिन अब क्या था ऐश? क्योंकि वो
इस लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन लोहा तो था ही, लेकिन लोहा ऋग्वेद में लोहे का नाम किस नाम से? ऐस है। और ऐस का नाम किससे लिया? तांबा और कांसा से लिया। किससे लिया? तांबा और कांसा से इसका वर्णन किया। लेकिन उसके बाद में ध्यान है कि लोहे को जैसे आगे यदि मैं आपका इसका वर्णन को पाणिनि बहुत संस्कृत में पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसे लोहे को कुशी कहा गया था। क्या कहा गया था? कुशी कहा गया था। अब आपसे ध्यान में रखना है कि लोहे ऋग्वेद में ऐस, और ऐस का इतिहासकारों ने इसका नाम कहाँ से लिया? तांबा और कांसा से लिया। ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि लोहे के प्रमाण मिल गए थे, लेकिन कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि लोहे के प्रमाण मिल गए थे। भगवानपुरा कहते हैं कि लोहे का प्रमाण भगवानपुरा से मिला था। भगवानपुरा से लोहे का क्या मिला? प्रमाण मिला। भगवानपुरा से साक्ष्य मिले। उसके बाद में पाणिनि के अष्टाध्यायी में लोहे को क्या कहा गया था? कुशी कहा गया था। अब इसको मैं और लूँ लोहे के प्रमाण बताने आपको, तो लोहे के प्रमाण बता सकते हैं हम बढ़िया तरीके से कि लोहे का प्रचलन या लोहे का सबसे पहला प्रमाण भारत में अंतरजी खेड़ा में सबसे पहले लोहे का प्रचलन प्रमाण मिला। और अंतरजी खेड़ा है एंटा जिला है यूपी में, एंटा जिला यूपी में। तो इसके प्रमाण क्यों भारत में सबसे पहले कहते हैं कि जो उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से कहते हैं कि लोहे के बारे में लोहे को लोहा नहीं कहते थे, ऐस कहते थे। ऐस कांसा और तांबा का होता था। उससे कहते हैं कि लोहे ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि लोहे का प्रमाण भगवानपुरा से मिला था। उसके बाद में एक एग्जाम्पल दे, अंतरजी खेड़ा एंटा जिला यूपी में। इस अंतरजी खेड़ा से लोहे के सर्वाधिक बड़ा भंडार मिला था। और भी लोहे में मांडी है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश नारनौल नो है, आलमगीरपुर, ये सारे लोहे के क्या बताए गए थे? प्रमाण बताए गए थे। लेकिन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उत्तर वैदिक काल में लोहे के सर्वाधिक भंडार अंतरजी खेड़ा में सर्वप्रथम मिला, एंटा जिला यूपी में। बाकी अन्य मांडी हिमाचल प्रदेश, नारनौल नो राजस्थान, भरतपुर, आलमगीर यूपी, ये लोहे के यहाँ से क्या मिले? भंडार मिले। लेकिन ये ध्यान में रखना है लोहे का सबसे पहले तुर्की में एक हकमनी जाति ने लोहे का प्रचलन किया था। हकमनी इस जाति ने लोहे का प्रचलन किया था, लेकिन भारत में इसको बाद में इस तरह से लोहे का प्रमाण मिला था। उसके बाद में एक ध्यान में रखना है, यदि मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से बताऊं कि उत्तर वैदिक काल में ये तो क्या था? लोहे का इस तरह से वर्णन बताया गया था या यहाँ वर्णन मिला। अब देखो ध्यान देना है, उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण में तो सबसे पहले राजनीतिक जीवन ले लो आप। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक गया तो सबसे पहले ध्यान में रखना है उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, तो आपको बताए युद्ध सिर्फ केवल कोई युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्रों के लिए नहीं होता, युद्ध कोई गाय के लिए नहीं होता था, क्योंकि वैदिक सभ्यता का प्रिय पशु क्या था? गाय थी, या गाय के प्रमाण गाय अगण्य मारने योग्य नहीं था। तो मतलब उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन सिर्फ कोई गाय के लिए नहीं होते थे युद्ध, लेकिन ये क्षेत्र के लिए भी विशेष होने लगे। तो मैं इसका प्रमाण देता हूं आपको। राजनीतिक जीवन में ऐत्रेय ब्राह्मण कह रहा है, ऐत्रेय बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहा गया था कि ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में राजा होते थे, उन राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध नहीं होते थे, क्षेत्र विशेष के लिए भी युद्ध होने लगे थे। और इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और आपको पता है ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ऋग्वेद का आरण्यक भी है, और ऋग्वेद का उपनिषद भी है। अब उसके बाद में देखो शानदार प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, बहुत शानदार। अब जैसे इस तरह से एक राजा का जो आकर होता था, उत्तर में जो राजा होता ना, उत्तर ऐसे उत्तर, ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण, ये कौन सा हो जाएगा? पूर्व, ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। तो भाई राजा को अलग अलग नामों से, मैंने आपको बताया कि राजनीतिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में राजा कोई युद्ध सिर्फ युद्ध क्षेत्र गाय के लिए नहीं लड़ते थे, अपने क्षेत्र विशेष के लिए भी लड़ते थे। उत्तर के राजा क्या कहलाते थे? ध्यान देना थोड़ा। उत्तर के राजा सम्राट, उत्तर के राजा क्या कहलाते थे? सम्राट। और दक्षिण के राजा क्या कहलाते थे? भोज। और पूर्व के राजा क्या कहलाते थे? एकराट। क्या कहलाते थे? एकराट।
और पश्चिम के राजा क्या कहलाते थे? सम्राट। ये ध्यान में देना है। तो इस तरह से राजाओं का प्रकार था। उत्तर में सम्राट थे, दक्षिण के राजा थे उनको भोज कहा जाता था, पूर्व का जो राजा था एकराट, ये सर्वोच्च होता था, सबसे क्या होता था? सबसे सर्वोच्च। इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। कहा गया था क्योंकि उत्तरवेदी काल से पहले 3 वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसको वेदित्री के नाम से जाना जाता था, जिसको अपृष्य में कहा जाता था। वेद लिखे नहीं गए थे, मनुष्यों से परे से अपृष्य में देवताओं ने लिखे थे। तो आप ध्यान में रखना, उत्तर के राजाओं को क्या कहा जाता? सम्राट, दक्षिण के राजाओं को भोज, और पूर्व के राजाओं को एकराट या सर्वोच्च, या पश्चिमी राजा सम्राट। इन चारों में सबसे टॉप कौन सा था? मतलब सर्वोच्च। अथर्ववेद में कहा गया था एकराट को सबसे बड़ा सर्वोच्च राजा कहा गया था। अब आपसे ये ध्यान में रखना है कि वो अपने यज्ञ भी क्या करते थे, कि ये राजा अपने क्या करते थे? यज्ञ करते थे। उत्तरवेदी काल में ये राजा अपना क्या करने के लिए जाने थे? यज्ञ। अब आपको ध्यान में रखना है, कुछ यज्ञ होते थे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। आपको ये भी सर्वोच्च राजा ये भी कहा गया कि राजा वही होता है जो अपने राज्य को वर्ण के रूप में जाए। राजा वही होता है अपने सत्ता को शक्ति हाथ में ले लें और एक राष्ट्र रूप के रूप में कार्य करें। अब देखो ध्यान में रखना है कि जैसे एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ, तो आपको बताया राजसूय यज्ञ क्या होता था? राज्याभिषेक के लिए होता था। ये राज्याभिषेक के लिए यज्ञ होता था। तो ये राजा क्या करते थे, जो बड़े सम्राट होते थे, जो एकराट कहलाते, सर्वोच्च कहलाते। और एक होता था, आपको ये भी ध्यान में रखना है, वाजपेयी यज्ञ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का मतलब क्या होता था? वो यज्ञ जो अन्य जनों से सर्वश्रेष्ठ, अन्य जनों से क्या कि भी जन से भी सर्वश्रेष्ठ, उनको वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। आपको पता है, एक ऐसे भी पूछ सकता है राजसूय यज्ञ, राजा अपनी दिव्य कीर्ति को बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ भी करता था। और वाजपेयी का मतलब अन्य जनों से, जनता से भी बड़ा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कहलाते थे। वो कौन सा यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ। अब आई बात वाजपेयी यज्ञ, तो वैसे भी वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के लिए भी होता था, रथ दौड़ों के लिए आयोजन किया जाता था। और एक होता था यज्ञ, आपको पता है सुलभ यज्ञ, सुलभ यज्ञ, ये भी यज्ञ होता था। ये यज्ञ क्या करता था? इस यज्ञों को प्राचीन समय में आपको पता है जैसे बलि इनके रूप में दिए जाते थे। ऐसे नंदी मतलब बेल को बलि पर चढ़ाया जाता था। ये सुलभ यज्ञ होता था। और ये यज्ञ क्या होता था? इस यज्ञ को सुलभ यज्ञ को करने वाला सबसे पहला अश्वत्थामा था। कौन था? सुलभ यज्ञ को करने वाला कौन सा? अश्वत्थामा। एक होता था सोम यज्ञ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सोम यज्ञ क्या था? इसमें सोमरस की आहुति दी जाती थी और ये 1 दिन से लेकर हजारों वर्ष चलता था। सबसे बड़ा यज्ञ चलने वाला था। और अभी आपको पूछे अश्वमेघ, वर्तमान में जो चल रहा है वो कौन सा यज्ञ चल रहा है? अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। और अश्वमेघ यज्ञ ये सबसे ज्यादा प्रचलन में चल रहा है। और एक होता था पुरुषमेघ यज्ञ, उसमें मतलब 24 यूपों का उल्लेख मिलता है। और उस यज्ञ में आपको पता है मतलब लोगों को बलि दी जाती थी, 14 मतलब लोगों मनुष्यों को बलि दी जाती थी। वो क्या करते थे? राजा महाराजा ये यज्ञ करते थे। उसके बाद में देखो ध्यान में रखना है, ये यज्ञ क्या करते थे राजा महाराजा अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए। उसके बाद में आपके टॉपिक आता है उत्तरवेदी काल की सभ्यता में कुछ राजनीतिक व्यवस्था की इकाइयाँ, कि इसका राजनीतिक जीवन में इकाइयाँ क्या थी। ये राजनीतिक जीवन पढ़ा रहा था मैं आपको। अब आपसे पूछें तो मैं आपको ऋग्वेदिक सभ्यता पढ़ाई। इसमें क्या देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या आया? कुल आया। कुल से क्या बना? ग्राम। कुल से क्या बना? ग्राम। ऐसे बनाओ। और ग्राम से क्या बना? विश्व। कुल, ग्राम, विश्व। विश्व से क्या बना? जन। और जन से क्या बना? राष्ट्र। बहुत शानदार चीज है। इकाई पूछ सकते हैं आपको कि उत्तरवेदी काल की राजनीति के कुल क्या आया? कुल से क्या आया? ग्राम। ग्राम से क्या आया? विश्व। विश्व से क्या आया? जन। जन से क्या आया? राष्ट्र। अब देखो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कुल, तो कुल का कुलपति, ग्राम का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति, जन का जनपति या गोप्ता, और राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष। या अब ये भी पूछ सकते हैं इसमें अथर्ववेद में राष्ट्र और राष्ट्र महिमा का उल्लेख मिलता है। तो उत्तरवेदी काल में ये राष्ट्र शब्द उभर कर आया था। अब आपको ध्यान में रखना है इसके बाद में कि उत्तरवेदी काल में जैसे ही ये कुल, ग्राम, विश्व, जन ऐसे आया तो राष्ट्र की महिमा की उल्लेख किया गया था। और अथर्ववेद में राष्ट्र और राष्ट्र की महिमा का क्या किया गया था? उल्लेख। उसके बाद में देखो ध्यान देना आपको, तो उत्तरवेदी काल, इस उत्तरवेदिक सभ्यता में हमने राजनीतिक जीवन पढ़ा। अब आए समाज। तो आपको पता है समाज उसी समय में 4 वर्णों में था। मतलब समाज 4 वर्णों में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको पता है एक
याज्ञवल्क्य में कहा गया था, याज्ञवल्क्य जो एक मतलब वरुणदायक उपनिषद में, वरुणदायक उपनिषद में कहा गया था कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को चुनौती दे दी थी, किसमें? वार्तालाप में, मतलब बातचीत या तर्क वितर्क में चुनौती दे दी थी। तो आपको पता है उस समय में समाज भी था, 4 वर्णों वाद्या अलग अलग। सबसे पहले टॉप तो ब्राह्मणों को माना जाता, ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च माने जाते थे, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, उसके बाद में शूद्र। उसके बाद में देखो एक समाज में यदि हम बात करें, मैंने पहले पीछे पढ़ा है ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को उच्च स्थान था। उत्तर वैदिक काल में आते ही महिलाओं की थोड़ा क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं थोड़ी सी गिरावट सामने आई, मतलब स्थितियों की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर स्वतंत्रता समारोह में भाग नहीं ले सकते थे। यहाँ पर सिर्फ एक जगह अथर्ववेद में कहा गया था सिर्फ पुरुष ही स्वतंत्रता समारोह में भाग ले सकते हैं, नारियां स्वतंत्रता समारोह में भाग नहीं ले सकती है। इतना भी था कि इस समय बाल विवाह प्रचलन में आ गया था। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं था, यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन में आ गया था। यहाँ पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया था, यहाँ पर सती प्रथा का भी, तलाक का भी क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। अब मैं और बताऊं कि समाज में यहाँ पर स्वतंत्रता समारोह, राजनीतिक समारोह में महिलाएं क्या नहीं ले सकते थे, भाग नहीं ले, सिर्फ यहाँ पर राजनीतिक समारोह में भाग लेने का पुरुषों को क्या था, अधिकार था। उसके बाद में यदि मैं बात करूं, यहाँ पर ऐसा भी एक तर्क मिलता है आपको कि वरुणदायक उपनिषद में बता दिया, और भी यहाँ पर मतलब मात्र इसको राजनीतिक एवं समाज को उच्च स्थान दिया गया था। उसके बाद में देखो ध्यान में रखना है, ये तो क्या था, इसका सामाजिक व्यवस्था थी। और अब मैं थोड़ा आपको यदि नोट के रूप में ऐसे थोड़ा लिखा दूं कि ऋग्वेदिक काल में, अब आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक सभ्यता में, एक ही वैदिक सभ्यता की टाइप है। ऋग्वेदिक सभ्यता में ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया था। कितने देवताओं का? 33। और इन यासक में, मतलब ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में तो 33 देवताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन यासक नाम का एक विद्वान था। यासक ने निरुक्त में, वेदांग होते हैं 6 वेदांग, तो यासक ने निरुक्त में 3 देवताओं का वर्णन किया गया था, आकाशीय देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता। और आपको पता है उस समय में सबसे बड़ा जो देवता होता था ऋग्वेदिक काल में, वो कौन सा होता था? इंद्र होता था। और उसके बाद में दूसरा कौन होता था? अग्नि होता था। और उसके बाद में कौन होता था? वरुण होता था। तो ध्यान में रखना, इंद्र के 250 मंत्र थे। कितने थे? सबसे 1/4 सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र के थे। तो इंद्र सबसे बड़ा देवता था ऋग्वेदिक में। अग्नि देवता दूसरे 2 नंबर पर था, 200 मंत्र थे। और वरुण के कितने थे? 30। अब देखो इंद्र देवता तो क्या था? वर्षा और आंधी तूफान का देवता था। अग्नि जो व्यक्ति दुष्ट या बदमाश हो उनको जलाने के काम आता था। वरुण, इसका बहुत टॉप अच्छा क्वेश्चन बनता है, वरुण देवता ऋत का देवता था। ऋत किसको कहते हैं? ये बहुत कई बार क्वेश्चन आता है परीक्षा में। ऋत का मतलब होता है नैतिक अवस्था, नैतिक व्यवस्था या नैतिक शाश्वत नियम जिसको बोलते हैं। ऋत का मतलब होता है शाश्वत नैतिक नियम। और ऋत का जो प्रमुख देवता वो कौन था? वरुण था। अभी इसी को हम एक अच्छे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसी वरुण देवता को ऋत का, आपको पता है, ऋतुष्य ऐसे कहा जाता है। ऋतुष्य गोपा। ये ऋतुष मतलब ऋत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य, शाश्वत नियम, नैतिक अवस्था। और नैतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा देवता कौन सा था? वरुण। इसलिए वरुण को ऋतुष्य गोपा कहा गया था। उसके बाद में और यदि मैं इसको और बढ़िया तरीके से बताऊं तो ये आगे चलकर स्थान ले लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इंद्र का स्थान कौन ले लेता है? प्रजापति ले लेता है। कौन लेता है? प्रजापति ले लेता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा प्रजापति था। और प्रजापति के बाद में यहाँ पर आ जाता है विष्णु। कौन आता है? विष्णु। और यहाँ पर आ जाता है वरुण का स्थान रुद्र। और आपको पता है रुद्र शिव को कहते थे। किसको कहते थे? शिव को। तो ये तो इनका धार्मिक व्यवस्था थी। उसके बाद में देखो उत्तर वैदिक काल में बहुत शानदार टॉपिक बनता है यहाँ पर, और शानदार टॉपिक। तो उसके काल में उत्तर वैदिक सभ्यता में यदि मैं धर्म के बारे में बताया आपको, सामाजिक व्यवस्था बता दी मैंने। अब देखो उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के अनुसार एक क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से आते हैं, वो शानदार क्वेश्चन यहाँ से गजब क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे टॉप क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के ऐसे, मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ था। अथर्ववेद के ऊपर अंग, मध्य, चांदी का सूर्यप्रत उल्लेख किया गया था। उसके बाद में यहाँ से यदि टॉप क्वेश्चन बनता है, अथर्ववेद मतलब इसी उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के अनुसार कुछ राजाएं हुए थे। एक और ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल ये 2 जनपद आ गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल क्या आ गए? 2 जनपद आ गए। एक ध्यान में रखना है, कुरु किसको कहते थे? कुरु को आपको पता है, कुरु भरत और पुरु को कुरु कहते थे। भरत और पुरु को मिलाकर क्या बना?
कुरु जनपद बना। क्या बना? कुरु जनपद, क्योंकि भरत और पुरु दोनों तब्दील किस में हो गए? कुरु में हो गए। अब ध्यान में रखना है कुरु का राजा कौन था, ये सबसे टॉप रखना है। उस समय में कुरु का राजा आपको पता है जन्मेजय था। कौन था? जन्मेजय। और ये जन्मेजय राजा था। आपको पहले ये आपको एक ध्यान सबसे टॉप रखना है, ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण कितने थे? वर्ण तो वैसे 4 थे, लेकिन वर्णों का 2 अर्थ लिया जाता है ऋग्वेदिक काल में। एक वर्ण का मतलब होता है रंग, एक वर्ण का मतलब होता है व्यवसाय चयन करना। तो उस समय में आपको पता है जन्मेजय जो राजा था वो इसे कुरु का रहने वाला था। इस जन्मेजय पहले क्या था आपको पता है? जन्मेजय एक पहले राजा थे। उसके बाद में कर्म के आधार, ये जन्म से तो क्या थे? जन्म से जन्मे राजन्य थे। जन्मे जो राजा था वो जन्म से तो क्या थे? राजन्य थे, लेकिन कर्म के आधार पर ये पुरोहित बन गए थे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदिक काल की जो व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, वो कर्म पर आधारित थी। उसके बाद में यदि प्रश्न पूछें तो भरत पुरु को मिलाकर किस में तब्दील हो गए? कुरु। और आपको पता है कुरु का जो क्षेत्र था, बाद में कुरु की राजधानी क्या बनी? इंद्रप्रस्थ। ध्यान रखना है, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो कुरु पांचाल जो कुरु था वो कुरु भरत और पुरु में तब्दील हो गया। और कुरु का राजा कौन था? जन्मेजय। पहले ये जन्म से राजन्य थे, लेकिन कर्म के आधार पर क्या बन गए? पुरोहित बन गए थे। तो इसलिए इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। एक और ध्यान में रखना है, एक छांदोग्य, बहुत टॉप क्वेश्चन, 5 करोड़ का क्वेश्चन है, जैसे उस पर पूछा जाता है कौन बनेगा करोड़पति में। छांदोग्य अपने बहुत टॉप। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया था, छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया था कि कुरु में कभी ओले और अकाल नहीं पड़ते थे। कभी ओले और अकाल हमने नहीं देखे। कौन सा उपनिषद कह रहा है? छांदोग्य। ये कौन सा था? कुरु था। और कुरु की राजधानी मैंने बताई थी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में आता है पांचाल, ये भी बहुत शानदार है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ। पांचाल, तो आपको पता है पांचाल भी एक महाजनपद था। तो पांचाल महाजनपद किससे बना? तुर्वस और किवी। तुर्वस और किवी से कौन सा जनपद बना? पांचाल बना। और पांचाल महाजनपद की राजधानी थी कांपिल्य। क्या थी? कांपिल्य इसकी राजधानी, कांपिल्य इसकी राजधानी थी। तो पांचाल तुर्वस और किवी से मिलकर क्या बना? पांचाल बना। और पांचाल महाजनपद भी बहुत विकसित था। तो तुर्वस कांपिल्य यहाँ का क्या था? राजा था। और यहीं पर बहुत बड़े आपको पता है परीक्षित, बहुत टॉप क्वेश्चन, परीक्षित यहाँ का राजा था। परीक्षित यहाँ का राजा था। और निकचक्षु यहाँ का अंतिम राजा था। तो आपको पता है पांचाल किससे बना? तुर्वस और किविश को मिलाकर पांचाल बना। और पांचाल जनपद की राजधानी कांपिल्य थी। और पांचाल का जो राजा था वो था परीक्षित और अंतिम था निकचक्षु। अब देखो ध्यान आता है, तो ये जो जनपद थे, एक तो कुरु और एक पांचाल। इसके बाद में एक जगह कहा गया है कि उपनिषदों के अनुसार, मतलब उपनिषदों के अनुसार कुछ राजा थे। जैसे आप हेडिंग करके लिख लो, उपनिषदों के, बहुत टॉप क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक। उपनिषदों के अनुसार कुछ राजा थे। तो मैं जैसे वर्णन लूँ, परीक्षा में आता है मिलान का। काशी के उस समय में उपनिषदों के अनुसार काशी के शासक राजा कौन थे? काशी के कौन थे? अजात शत्रु। कौन थे? काशी के उस समय में कौन थे? अजात शत्रु। केके के उस समय में अश्वपति। कौन थे? केके के अश्वपति। उसके बाद में आ जाए विदेह, बहुत टॉप क्वेश्चन, विदेह के जनक। विदेह के कौन थे? जनक। और पांचाल का आ जाए तो पांचाल के उस समय में थे जाबाली ऋषि या प्रवाण जाबाली। ये उपनिषदों के अनुसार एक क्वेश्चन आता है, आगे पीछे दे देते हैं मिलान का। तो उपनिषदों के अनुसार राजा कौन थे? काशी के अजातशत्रु, केके के अश्वपति, विदेह के जनक, पांचाल के प्रवाणी जाबाली।